रात के 9 बजने वाले हैं। विकास अपनी पत्नी सोनिका का इंतजार कर रहा है। इतनी रात हो गई, न जाने ये सोनिका कहाँ रह गई। 6 बजे तो बैंक की छुट्टी हो जाती है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। विकास की माँ कौशल्या उसको परेशान देखती है और उसके पास आ जाती है। तेरी बीवी बैंक मैनेजर है, पढ़ी लिखी समझदार है, वो आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है फालतू में। इतने में घर की डोरबेल बजती है। विकास भागकर दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि सोनिका के साथ एक 16 साल की बच्ची है, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोट के निशान है और खून भी निकल रहा होता है। ये कौन है सोनिका? इस बच्चे के खून क्यों निकल रहा है? चुप क्यों खड़ी हो? मुझे अंदर तो आने दो, सब कुछ बताती हूँ। सोनिका उस लड़की को लेकर घर के अंदर आती है, उसका सारा खून साफ करके उसकी ड्रेसिंग करती है। सोनिका, तुम बताती क्यों नहीं ये बच्ची किसकी है? बेटा तुम ही बताओ, कौन हो तुम? इसके बाद सोनिका अपने पति विकास से कुछ ऐसा बोलती है जिस पर विकास को यकीन नहीं होता। सुबह आप जल्दी तैयार हो जाना, हमें मंदिर चलना है। मंदिर? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आखिर मामला क्या है? बहू, आखिर बात क्या है? माँ जी, ये बच्ची प्रेग्नेंट है और कल सुबह आप इस लड़की से शादी करेंगे, इसी वजह से मंदिर चलना है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं आखिर इस गर्भवती बच्ची से शादी क्यों करूंगा? और ये सब हुआ कैसे? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? विकास की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तू सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है, मुझे कुछ बोलने देगा तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगी ना। बहू, आखिर बात क्या है? तू खुद अपनी सौतन क्यों लाना चाहती है, वो भी छोटी सी बच्ची को? और ये छोटी सी बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हो गई? माँ, मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। आज जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, लौटते वक्त सोनिका ने देखा कि एक आदमी और एक औरत मिलकर उस 16 साल की लड़की निहारिका को किसी सुनसान सड़क के बीचों बीच बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहे होते हैं। तो जैसी लड़की को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में पता नहीं कहां से मुंह काला करवा कर आ गई। निहारिका उन दोनों से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वो दोनों उसे पीटते जा रहे थे। तभी वहां से सोनिका अपनी कार से गुजरती है। उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। ये लोग उस बच्ची को पीट क्यों रहे हैं? ड्राइवर, जरा गाड़ी इसके पास लगाना। सुनसान सड़क पर बेचारी बच्ची को मार डालेंगे ये लोग। मैडम, आप यहीं बैठिए, मैं इन दोनों की हालत खराब कर देता हूँ। जितना बोला है उतना करो, जल्दी से गाड़ी उसके पास लगाओ, वरना कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ड्राइवर उन लोगों के पास जाकर कार को रोकता है। सोनिका कार से बाहर आती है और बच्ची को बचा लेती है। बच्ची सोनिका से लिपट जाती है। सन्नाटी रोक देखकर आप लोग इस नादान बच्ची को पीट रहे हो? कौन हो आप लोग? अभी पुलिस को फोन करती हो। देखिए, ये हमारी बेटी है, आप हमारे मामले में मत पड़िए तो ही अच्छा है। इससे पहले कि समाज को इसके बारे में पता चले, हम नहीं रहने देंगे इस लड़की को अपने साथ। आप लोग माँ बाप है या जल्लाद? कोई अपनी ही बेटी को इस तरह मारता है क्या? अगर बेटी पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया? निहारिका सिसक सिसक कर रो रही थी। सोनिका भी उससे कई बार पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आप बीच में फालतू में पड़ रही हो, लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। इसका चेहरा देखिए, इसकी उम्र देखिए, ये इस उम्र में गर्भवती हो चुकी है और बता भी नहीं रही कि इस बच्चे का बाप आखिर है कौन, और ना ही ये अबॉर्शन कराने को तैयार है। अब आप ही बताइए, पूरे समाज में हमारी थूथू हो जाएगी या नहीं? तो इस मामले को आसानी से भी हल किया जा सकता है ना। उस लड़के को बुलाइए, उससे भी पूछताछ कीजिए। उस लड़के के बारे में ये कुछ बता ही कहाँ रही है मैडम? हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते। आपको ज्यादा तरस आ रहा है तो आप ले जाइए इसे। मैं अभी सड़क पर कोई बहस नहीं करना चाहती आप लोगों से। निहारिका, तुम कार में बैठो और चलो मेरे साथ, बाकी की बातें हम रास्ते में कर लेंगे। सोनिका निहारिका को कार में बिठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। रास्ते में सोनिका उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है ताकि कुछ पता चल सके। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस उम्र में ये सब गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कम से कम मुझे तो बताओ कि आखिर वो लड़का कौन था? दीदी, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। चलो ठीक है, अभी मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि वो लड़का कौन था, वो मुझे बाद में बता देना। लेकिन तुम इस बच्चे को पालना चाहती हो? हाँ दीदी, इस सब में उस बच्चे की आखिर क्या गलती है? इस हालत में तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा और बिन ब्याही माँ की कोई इज्जत भी नहीं होगी समाज में। इसी वजह से मैं परेशान हूँ। सोनिका ने ये सब अपने पति और सास को बताया। कौशल्या ने कहा, जो भी हुआ उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस होने वाले बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? विकास देंगे, और कौन देगा? वरना पूरा समाज थूकेगा इस पर। रात में सोनिका अपने पति और अपनी सासू माँ को समझाती है। विकास और उसकी माँ मॉडर्न ख्यालात के थे और बहुत सुलझे हुए थे, इस वजह से दोनों लोग मान जाते हैं। अगले दिन मंदिर में जाकर सोनिका विकास और निहारिका की शादी करा देती है। निहारिका उसी घर में रहने लगती है।
सुबह सुबह निहारिका सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। क्या बात है मेरी छोटी सी सौतन, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। अरे निहारिका बिटिया, अगर तुम अपने माँ बाप के पास जाओगी तो वो लोग तुम्हें फिर से मारेंगे। मुझे पता है, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार अपने माँ बाप को छोड़कर रह रही हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं जिससे प्यार करती थी वो तो। ये बोलते हुए निहारिका चुप हो जाती है। आखिर कौन है निहारिका का प्यार? खैर, कुछ महीनों बाद निहारिका एक बच्चे को जन्म देती है। पूरा घर नन्हे से मेहमान की किलकारी से गूंज उठता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिका ये ठान लेती है कि वो इस बच्चे के असली पिता का पता लगाकर ही रहेगी। माँ, निहारिका कहाँ है? अपने कमरे में होगी अपने बच्चे के साथ। सोनिका निहारिका के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन तभी वो चुपके से देखती है कि सोनिका किसी लड़के की तस्वीर को बहुत ही गौर से निहार रही है। मुझे माफ कर देना विकी, मैं तुम्हारी निशानी को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। ये सुनकर सोनिका हैरान हो जाती है। दूसरी शादी करनी पड़ी? इसका मतलब निहारिका की शादी हो चुकी थी। मतलब अभी बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। सोनिका चुपके से निहारिका के कमरे से उस तस्वीर को ले लेती है और अगले दिन सोनिका पता लगाते हुए उसके स्कूल पहुंच जाती है। निहारिका की फोटो दिखाने पर उसके कुछ दोस्त भी उसे मिल जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। निहारिका की शादी हो चुकी थी, ये बात उसके दोस्तों को भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी निहारिका के घर जाना होगा, उसके माँ बाप को तो पता होगा ही। सोनिका निहारिका के दोस्तों से उसके घर का एड्रेस पूछकर सीधा निहारिका के घर पहुंच जाती है। ये तस्वीर किसकी है? ये आपको कहाँ से मिला? ये तो निहारिका के पति की है ना? मुझे एक बात सच सच बताइए, क्या निहारिका की शादी हो चुकी थी? हाँ, लेकिन उसकी शादी सिर्फ एक दिन की ही थी। हम लोग गरीब लोग हैं। पहले तो वो लोग शादी के लिए मान गए, लेकिन जब दहेज का कोई सामान नहीं दे पाए तब उन लोगों ने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया और शादी तोड़ दी। तो हो सकता है निहारिका के पेट में जो बच्चा था वो उसके पति का ही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मायके आने के बाद से निहारिका उससे मिली ही नहीं। पता नहीं, कुछ तो है। इसका जवाब तो निहारिका ही दे पाएगी। सोनिका उसी वक्त निहारिका के माँ बाप को लेकर अपने घर चली जाती है और निहारिका से बात करती है। देखो निहारिका, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन दहेज न होने की वजह से उसी दिन शादी टूट भी गई थी। अब बताओ पूरा मामला क्या है? अब आपको सब पता चल ही गया है तो बता देती हूँ। विक्की जिससे मेरी शादी हुई थी वही इस बच्चे का बाप है। हम दोनों के बीच प्यार हो गया था, लेकिन विक्की अपने माँ बाप की वजह से मजबूर था। शादी टूटने के बाद भी हम लोग मिलते थे। एक रोज जब हम लोग मिलकर वापस आ रहे थे तभी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसका मतलब ये बच्चा नाजायज नहीं है। हमसे गलती हो गई, हमने तुझे गलत समझा। हाँ, चाहे शादी जबरदस्ती टूट गई थी, विक्की था तो तेरा पति ही। अब उसके माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग अपनी बेटी और उसके बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं। निहारिका, आज से तुम्हारा परिवार हमारा परिवार है। निहारिका को इसी घर में रहने दीजिए। ये घर ही उसका ससुराल है। ये समाज बड़ा गंदा है, अकेली लड़की को जीने नहीं देता है। उससे अच्छा ये मेरी सौतन बनकर यहीं पर रहे। निहारिका उसी घर में रह जाती है और इसके बाद वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। राहुल और शीतल 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। राहुल एक अमीर खानदान का लड़का था, जबकि शीतल एक साधारण परिवार की लड़की थी। शीतल राहुल से प्यार करने लगी। राहुल, तुम जानते हो मैं ज्यादा पैसे वाले घर की लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी आगे चलकर शादी के लिए मान जाएंगे ना? शीतल, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आता हूँ और तुम फिर शादी की बातें लेकर शुरू हो जाती हो। अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी हम एंजॉय करते हैं। अभी तो हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद पता नहीं कब जाकर ये शादी वादी के बारे में हम सोचेंगे। अभी तो इस पल को एंजॉय करो यार मेरी जान। शादी की बात बाद में करेंगे ना। अच्छा, अब सब बातें छोड़ो, जल्दी से मुझे मेरे गाल पर एक किस करो। राहुल, तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ। मुझे घर में भी जवाब देना होता है। पापा बोल रहे थे कि 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लूं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। अगर मैं यहाँ टाइम स्पेंड करती रहूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी? अरे क्यों टेंशन ले रही हो यार? अच्छा, थोड़ी देर बैठते हैं ना, फिर चलते हैं। इसी तरह राहुल और शीतल आपस में समय बिता रहे थे। शीतल के पड़ोस में रहने वाला अमर भी शीतल की क्लास में पढ़ता था। वो शीतल को कई बार समझाता था कि वो राहुल से ज्यादा दोस्ती ना रखे, पर शीतल उसकी बात को नहीं मानती थी। शीतल, तुम जानती नहीं हो, राहुल अच्छा लड़का नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करता। तुम मेरी बात को समझो, राहुल का साथ छोड़ दो। देखो अमर, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करो। मैं जानती हूँ कि
राहुल मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो आगे आने वाले टाइम में मेरे से शादी जरूर करेगा। बस अब तुम मुझे इस बात के लिए कभी भी मत कहना, नहीं तो मेरा मन दुखेगा। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, तो तुम्हें तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, राहुल कैंटीन में मेरा वेट कर रहा होगा। अमर उस समय चुप हो जाता है। शीतल और राहुल की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उनके एग्जाम नजदीक थे, पर शीतल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। राहुल उसे आए दिन कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। इससे शीतल की पढ़ाई पर बहुत असर हो रहा था। एक दिन, शीतल, तुम क्लास में टॉप करने वाली लड़की हो और तुम्हारे टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए हैं। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शीतल, अब तुम्हारे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। सॉरी मैम, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। शीतल उस दिन तो अपनी टीचर को ये कहकर बच गई, पर शाम के समय राहुल ने फिर से उसे घूमने चलने के लिए कहा। क्या यार शीतल, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्लान किया है और तुम एकदम से मना कर रही हो। मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं प्रिंसी को ले जाता हूँ। प्रिंसी बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने के लिए कह रही है। एक सेकेंड, कोई प्रिंसी तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाएगी। तुम्हारी बाइक पर बैठने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। तुम रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अरे शीतल, एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? अमर प्लीज, आज संभाल लो ना। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्लीज मैम को मेरे लिए कोई बहाना कर देना। मैं राहुल के साथ घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई ना तो वो नाराज हो जाएगा। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ। मैं संभाल लूंगा, पर टाइम से घर पहुंचना। शीतल राहुल के साथ घूमने चली जाती है। राहुल शीतल को एक होटल में ले जाता है। राहुल पर विश्वास करके वो अपने आप को राहुल को सौंप देती है। नादानी में राहुल और शीतल दोनों बहक जाते हैं। पर उस दिन के बाद राहुल का नेचर बदल जाता है। शीतल जब भी उससे बातें करने की कोशिश करती, राहुल उससे दूर होने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद शीतल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो माँ बनने वाली है। राहुल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करते हो। राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है हमें अपने अपने घर वालों को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि हमारी शादी हो सके। कैसी बातें कर रही हो शीतल? मैं भी खुद बच्चा हूँ। मैं एक बच्चे का बोझ कैसे संभाल सकता हूँ? मेरी मानो तो ये बच्चा गिरा दो। अरे वो तो मजे मजे में हो गया। क्या करोगे इस बच्चे को रखकर? मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारा अबॉर्शन करवा देता हूँ। राहुल की बात सुनकर शीतल उसे जोर से चांटा लगाती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राहुल। मुझे तो लगा कि हमारे प्यार की निशानी को तुम दुनिया के सामने स्वीकार करोगे, पर नहीं, तुम तो कायर हो। अरे तू जैसी पता नहीं कितनी मेरे आगे पीछे घूमती है। तू खुद आई थी मेरे पास चलकर, मैं नहीं आया था। तू सिर्फ मेरे पैसे पे मरती थी, इसीलिए तू मेरे आगे पीछे घूमती थी। मुझे क्या पता था कि तू गोंद की तरह मेरे से चिपकने की कोशिश करेगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा अब तुझसे कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, ज्यादा चू चपड़ की तो सबके सामने बदनाम कर दूंगा। अरे कैसे बताएगी? कोई सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? राहुल शीतल के मुंह पर उसकी बुरी वाली बेइज्जती करके चला जाता है। शीतल बहुत रोती है। उन दोनों की ये सारी बातें अमर सुन लेता है और वो शीतल के पास जाता है। अमर, तुमने ठीक कहा था। राहुल अच्छा लड़का नहीं है। उसने मुझे बस शीतल, मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं चाहूं तो अभी राहुल को सबक सिखा सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। मैं जानता हूँ राहुल कितना गिर सकता है। तुम घबराओ नहीं शीतल, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। हम कल ही स्कूल में शादी करेंगे। पर अमर, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे लिए। शीतल, मैंने तुम्हें हमेशा से ही सच्चा प्यार किया है। मैं तुम पर और इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन अमर और शीतल अपने कुछ दोस्तों के सामने स्कूल के कमरे में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और अमर शीतल की मांग में सिंदूर भर देता है। शीतल की आंखों में आंसू थे। वो अमर से गले लगकर बहुत रोती है। मुझे माफ कर दो अमर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं करता। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास है। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। चुप हो जाओ शीतल। देखो, अब तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख मुझे दे दो। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अमर और शीतल अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी टीचर वहां जाती है और वो गुस्से में अमर और शीतल को प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर जाती है। वहीं शीतल के पापा को बुलाया जाता है।
शीतल को अपने पापा के साथ घर भेज दिया जाता है। वहीं शीतल के पापा ने अमर को बुलाया और उसे जोरदार चांटा लगाया। देखा कल्याणी, तुम्हारी बेटी स्कूल में ये गुल खिलाती है, इस लड़के के साथ शादी की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, मारिए मत, अब ये आपकी बेटी का पति है। पापा, अमर को मत मारो, अमर की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको सब सच बताती हूँ, प्लीज पापा अमर को मत मारो। शीतल अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है कि सारी गलती उसी की थी। अमर ने अपनी दोस्त का साथ देकर उसकी इज्जत बदनाम होने से बचाई है, उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दिया है। शीतल के पिता अमर को गले से लगा लेते हैं। अमर बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, उस राहुल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी राहुल के पिता उसे लेकर वहां आ जाते हैं। शीतल, मैंने मम्मी पापा को सब सच बता दिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को स्वीकार करता हूँ। शीतल, मुझे माफ कर दो। तुमने आने में बहुत देर कर दी राहुल, अब मैं अमर की पत्नी हूँ और ये बच्चा भी अमर और मेरा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जीती रहो बेटी, मैं जानता हूँ मेरे बेटे राहुल ने तुम्हें खोकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, खुश रहो बेटी। राहुल वहां से शर्मिंदा होकर अपने पिता के साथ वापस लौट जाता है। अमर शीतल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। दोनों एक साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। शीतल अपने बच्चे को भी संभालती है। कुछ सालों बाद अमर की अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालने लगता है। शीतल भी अपनी छोटी सी दुनिया में अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश थी।